हेलो साथियों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5वां चैप्टर 6 क्लास की एनसीईआरटी का। तो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसका नाम है 5वें चैप्टर का पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से जो है इसमें जो है टॉपिक हैं जिन पर बहुत गहनता से जो है बातचीत की जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनसीईआरटी का कोर्स जो है, आप किसी कोचिंग सेंटर, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर कोचिंग माफिया हैं, उन पे 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 में जो ख़रीदते हैं, दोस्तों हम जो है इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूट्यूब पर चला रहे हैं। इस सीरीज़ को जो है, ये न्यू सीरीज़ है, इसको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसको जो है आपको ना 5,000 देने की ज़रूरत है किसी को, ना 2,000 देने की ज़रूरत है। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे। और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो देखने के लिए करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती हैं, और जो है एनसीईआरटी की और भी बहुत सारी बुक्स जो होती हैं मार्केट में, उन सभी की वीडियो देखने के लिए और हमारा कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपनी तैयारी को आप जो है तैयारी में आप अपनी तैयारी करने में ये जो है बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो होते हैं, उनकी सारी जो है वो सभी तत्व यहाँ पर मौजूद हैं। जो जैसे लैंड की ज़रूरत होती है, धरती यहाँ है। जल की ज़रूरत होती है, जल भी यहाँ है। हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हवा भी मिलती है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो है यहाँ पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये एक ग्रह है जिस पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। यह जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का पृथ्वी का जो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहते हैं। भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें यहाँ पर पाई जाती हैं जो चारों ओर से जो है घेरती हैं, जो है उसको आप जो कहते हैं वायुमंडल। उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब जिस वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और भी विभिन्न प्रकार की गैस, ऑर्गन वगैरह बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो दोस्तों, ऑक्सीजन गैस ऐसी होती है जो मानव जो है इसको अपने अंदर जो है फेफड़ों में जो है ले जाता है, अंदर खींचता है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये पेड़ पौधे जो है अपने जो है श्वसन तंत्र में इसको लेते हैं। श्वसन क्रिया इनकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू चलती है। वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेते हैं और जो है हमारे लिए जो है एनवायरनमेंट में, जो है वहाँ के पर्यावरण में, वहाँ के वायुमंडल में, तो वहाँ पर क्या छोड़ते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ लगाओ और पेड़ों से जो है ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में आएगी तो वो तुम्हें भी मिलेगी। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अधिकता होती है वो जो है नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन लगभग 78% जो है नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी आपको। जैसे एक भूमंडल हो गया, दूसरा वायुमंडल। अब तीसरे की बात करते हैं, जो एक बड़ा जो भाग, सबसे बड़ा भाग एक पाया जाता है जो पृथ्वी पर, उसका नाम है जलमंडल। जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो पीने योग्य जल है, यूज करने योग्य जल है, वो जो है दोस्तों बहुत ही कम है। ठीक है, उसके बारे में आगे हम जानेंगे। तो जीवमंडल एक जो है सीमित क्षेत्र है, और यहाँ पर जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे जीवन हवा में होते हैं, बहुत सारे जीवन आपकी धरती में होते हैं, लैंड में होते हैं, बहुत सारे जीवन कहाँ होते हैं? जल में होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आगे।
भूमंडल, भूमंडल के बारे में पृथ्वी एक ठोस भाग का भूमंडल कहा जाता है। भूपर्पटी की चट्टानों और जो है मिट्टी की जो पतली परतों का बना हुआ होता है ये, और जो है जिसमें जीवों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो दोस्तों यहीं पृथ्वी पर मिलते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा गया है। कौन सी भागों में? नंबर एक यानी स्थली भाग, ठीक है, और नंबर 2 जली भाग, ठीक है। तो जो नंबर 1 जो स्थली भाग भूभाग है, तो वो दोस्तों महाद्वीपों में जो है आपको देखने को मिलेगा, महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है उसे। और एक जो है दूसरा जो है उसका नाम है जलाशय, जलाशय के रूप में मिलाएगा, जहाँ पर जल पाए जाते हैं, जैसे उसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। बहुत सारे महासागर जो है जैसे आपको देखने को मिलते हैं, तो उस रूप में। तो विश्व के जो सभी महासागर हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है, ये जो स्थल भूमि है, वो चारों तरफ से जल से क्या है, जलमग्न यानी घिरी हुई है। ठीक है। बात करते हैं आगे। स्थल की समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई जो है कम ज़्यादा हो जाती है। ये जो है आप देख सकते हैं, समुद्र से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है। वो सब जो है, अब ये कह रहा है कि जैसे समुद्र होता है उसकी जो, अब जैसे यहाँ है, तो यहाँ जैसे ये हो गया आपका कश्मीर का इलाका, तो कश्मीर में और अगर चेन्नई में जो अगर नापा जाएगा, तो ये जो है कश्मीर की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा होगी। यहाँ से अगर इसको नापा जाएगा तो इसकी ज़्यादा होगी, और चेन्नई की यहाँ पर ही है, क्योंकि समुद्र यहीं पे ये समुद्र है। तो इस तरीके से ये चेन्नई में कम होगी ऊंचाई समुद्र तल की, और जो लद्दाख में ज़्यादा होगी। ठीक है। इस तरीके से नापा जाता है। ये है यूरोप का मैप, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सारे कंटिनेंट्स एंड जो है आपके पूरे जो है महासागर दिए गए हैं। जैसे हमारे कितने कंटिनेंट्स हैं वो आपको जो है इसमें दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, एटलस है आपके पास ओरिएंट का या उसका, तो उसमें सारी चीज़ें ये दी गई हैं। एटलस को बहुत ज़्यादा मस्ट रखें, अगर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको एटलस तो लेना ही पड़ेगा, चाहे आप ऑक्सफोर्ड का लो या ओरिएंट का लो, किसी का भी लो, आपको स्टूडेंट एटलस लेना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि आपके पास अगर मैप नहीं है तो आपकी तैयारी अधूरी चल रही है। आज की डेट में मैप से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आपको मैप जो है बहुत ज़रूरी है। उसकी जानकारी जो है आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा भारत कहाँ है, यूरोप कहाँ है, एशिया कहाँ है, दक्षिणी एशिया कौन सी है, यूरेशिया कैसे कहते हैं, उत्तरी अमेरिका किधर है, ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें, दक्षिणी जो अंटार्कटिका है वो कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंटार्कटिका, उत्तरी महासागर, उत्तरी हिंद महासागर किसे कहते हैं, दक्षिणी जो है हिंद महासागर किसे कहते हैं, और जो है प्रशांत महासागर किधर है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इस वजह से दोस्तों ये जो है मैप जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर मस्ट उसमें देख लें। चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसको क्या बोलते हैं, वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तो आपको पता ही होगा, 8,848 मीटर ऊंचा है ये, यहाँ पर जो है। और विश्व का सबसे गहरा जो है, अगर गहरे की बात की जाए, ये सबसे ऊंचा और सबसे गहरा। अब गहरे की बात किस में बात करेंगे हम, प्रशांत महासागर में जो मरियाना गर्त है वो सबसे गहरी है, जिसकी जो गहराई है उसका जो नाप है आपकी 11,022 मीटर के लगभग जो है ये जो है गर्त है उसकी, जिसको मरियाना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आए एग्जाम में आ चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों महाद्वीप की। महाद्वीप जो है, ये जो महाद्वीप है, पृथ्वी में कितने प्रमुख 7 महाद्वीप हैं, तो कौन कौन से हैं, वो है आपकी एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका वहाँ पर कोई जीवन यानी कोई आदमी नहीं रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ बर्फीला इलाका है, कुछ जो है वहाँ पर खेती वगैरह कुछ नहीं होती है। पर वहाँ पर हमारे जो है हमने जो है अपने जो संस्थान बना रखे हैं, वो मैं आप अभी डिस्कस करने वाले हैं आगे।
अब सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दो तरीके से जो है हमारे वर्ल्ड को मापा गया है। तो जो बड़ा भाग है उसमें उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो है वहाँ पर हमारा भारत जो लाई करता है, यहाँ पर जो है ऐसे करके, तो यहाँ पर हमारा भारत जो है लाई करता है वर्ल्ड में, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि एशिया के बारे में। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह जो है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने में? 1/3 भाग में जो है फैला हुआ है। और उसके बाद बात करते हैं कि महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये कहाँ पर? ये दोस्तों जो है यहाँ पर स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे 4 भाग हैं तो आप डिसाइड इसमें कर ही सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो जो है ऊपर पूर्वी भाग में जो है एशिया महाद्वीप बसा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है अब बात करते हैं, और इस एशिया महाद्वीप जो है यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। और यूरोप एवं एशिया संयुक्त भूभाग यानी यूरेशिया, मैंने आपको बताया था, यूरोप और एशिया दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? ये दोस्तों यूरेशिया बन जाती है, यूरेशिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। अच्छा, अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में पड़ता है। अब देखो पश्चिम में एशिया यहाँ पे है तो इस साइड पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये जो है, और यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और जो है विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये एटलस का काम है पता लगाना। अफ्रीका की बात करते हैं तो यह जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दूसरी बात यह है कि 0 अक्षांश, यहाँ पर जो है तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो है 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जो है कंटिनेंट्स बना हुआ है, देखो ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो ये जो अफ्रीका जो है यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से कंट्रियों से गुजरती है तो वो आगे आपको नाम जानने को मिलेंगे। तो अब ये जो हो गया आपका, और अफ्रीका बहुत बड़ा जो है उत्तरी भाग, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हाँ, तो ऑब्वियसली सी बात है। तो उसके बाद में कर्क विषुवत ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। सहारा का रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। सहारा का रेगिस्तान जो है यहीं पे पड़ता है, दक्षिणी जो अमेरिका जो है, अफ्रीका जो है वो अफ्रीका में पड़ता है। तो और उसके बाद बात करते हैं, महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं जो है महासागरों से घिरा हुआ है। ये जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, इसमें नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है, जो है वो वहाँ होकर गुजरती है। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नील नदी। तो ये जो है 2 नदियों को मिलाकर जो है ये नदी बनती है, ठीक है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स है, यानी महाद्वीप है। और उसके बाद जो है यह दक्षिणी अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, और इस जिसे पनामा जल संधि के थ्रू जो है जुड़ा हुआ है ये। अब वो पनामा जल संधि देखो मैं बताता हूँ आपको वो क्या सीन है, कि ये जो है ये है आपकी पनामा संधि। ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये बता रहा है देखो कि स्थल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है। तो आपको स्थल संधि के बारे में पता लग गया होगा। अब जल संधि की बात करते हैं। जल संधि पानी का सकरा एक भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशियों को जैसे समुद्रों में जो है जोड़ता है। जैसे ये श्रीलंका से और हमारे भारत को कनेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि जो है वो जो है हमारी श्रीलंका और इंडिया को जो है जोड़ती है, ठीक। ये जल संधि जो है इसका नाम बताओ पूछ रहा है, तो पाक जल संधि है इसका नाम, ठीक।
यहाँ पर जो पनामा जो है स्थल संधि है, ठीक, ये याद रखें। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। तो दक्षिणी अमेरिका अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसका जो है इसके पूर्व में पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है, लंबी देखो यहाँ से जो है ऐसे करके ये पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम है एंडीज। वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक, ये याद रखें आप। सबसे बड़ी नदी यहाँ की कौन सी है? अमेजन है। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर बहती है और अमेजन यहाँ पर जो बहती है तो इसको अमेजन बेसिन के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ पर जो है ब्राज़ील पाया जाता है। ऐसे करके सारे कंट्री में आपको आगे बताऊँगा। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और जो है यह चारों तरफ से जो है महासागर से और समुद्र से घिरा हुआ है और द्वीपीय जो है महाद्वीप है ये, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अब बात करते हैं किसकी? अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ जो है महाद्वीप जो है ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव जो है उसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पे ऐसे करके। ये जो है अगर अंटार्कटिका है तो ये वाला पॉइंट है हमारा, ठीक, याद रखने योग्य बात है, तो आप याद जरूर रखें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 शोध केंद्र है हमारे यहाँ पर। कौन से? ये जो है संस्थान है, इनका नाम है मैत्री और भारती। ये 2 शोध केंद्र हैं, इनको याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बात भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। अब दोस्तों एनसीईआरटी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जो है मस्ट बेस होती है एक तरह से आपकी जो है तैयारी को बेटर बनाने के लिए। अगर आप यूपीएससी पीसीएस किसी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको आंसर राइटिंग में ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक, इसलिए एनसीईआरटी का जो है ट्रेंड ज़्यादा होता है और इसी वजह से जो है एनसीईआरटी लोग फॉलो करते हैं, ठीक। आईएएस पीसीएस की जो तैयारी जो कितने भी लोग करते हैं वो सब के जो है जो एस्पिरेंट जो होते हैं सब जो है एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और उसी के थ्रू पहले आंसर स्टार्ट एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक। अब चलते हैं दोस्तों जलमंडल की बात करते हैं। तो जलमंडल जो है पृथ्वी को जल के चारों तरफ से जो है घिरा हुआ है और जो है यहाँ पर जो है 97.5% जो है महासागरों का जल है और पृथ्वी पर भी बहुत चारों तरफ से 71% जल की मात्रा है। तो इस वजह से इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। 29% स्थल भाग है इसमें और 72% जल है, ठीक, ये चीज़ याद रखें। नदियाँ, झीलें, हिमानियाँ, हिम नदियाँ और भूमिगत जल, कई प्रकार के दोस्तों जल हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है यूपीएससी में। अब की बार इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती है उसमें कितने % पीने योग्य जल है, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप जो है उसको ज़रूर देख लें एक बार। वो पिछली जो है यूपीएससी की जो पेपर हुआ है 23 का शायद, उसमें आया हुआ है, तो आप देखें एक बार उस पेपर को, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो ये दोस्तों ये जो कंटिनेंट्स हैं कैसे कैसे बसे हुए हैं, यानी आप अगर क्या सीखना चाहते हैं, अगर आप मैपिंग करना चाहते हैं, मैपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो आप पहले ऐसी मैपिंग बनाएं, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये उत्तरी अमेरिका, ऐसे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे यूरोप हो गया, ये जो है आपकी एशिया हो गई, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हो गई और ये अफ्रीका हो गई। नीचे ऐसे जो है इसमें जो है क्या है वो अंटार्कटिका है, ठीक। ये बनाने के लिए सिखाने के लिए एक तरह से जो उन्होंने बताया तो बहुत अच्छा है, ठीक। उसके बाद में अब बात करते हैं दोस्तों, अब ये वाला जो है हिम नदियों से दोस्तों कितना जो शेष जल का भाग जो है बर्फ की परतों, हिम नदियों, भूमिगत जल, इसके रूप में जो अलवड़ जल कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपने ऊपर डिस्कस कर ली हैं। देखो ये कि हमारा अलवड़ जल कितना है 2.5% और बाद बाकी जो है 97% जो है ये है। अलवड़ का मतलब ये पीने योग्य है, ठीक। और ये लवड़ीय जल है, लवड़ीय जल को हम पी नहीं सकते, जो समुद्र का महासागर का जो जल होता है वो लवड़ीय जल होता है, ठीक। हाँ, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों बात करते हैं महासागर की। जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो उनको महासागर कहा जाता है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
और हमेशा गतिशील रहता है ये। इसमें तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ जो है चलती रहती हैं। तो ये जो है आकार, ये बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः ये जो है दिए गए हैं। 5 जो है ये हमारे जो महासागर हैं, ठीक। तो इनको ओशियन बोलते हैं, ओशियन। तो ओशियंस कितने? 5। तो पहला प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक उससे छोटा है, हिंद महासागर उससे छोटा, दक्षिणी महासागर उससे छोटा और आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा है। तो इस तरह से आपको क्रम में ये लिखे हुए हैं, तो आप इनको याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और जो है पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। दक्षिणी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर, 2 तरीके से इसको जाना जाता है, तो आप याद रखें। मरियाना गर्त जो है इसकी जो है सबसे गहरी जो है गहरा भाग है, जो 11,022 मीटर जो है गहरा है नीचे धरती में, यानी 11 किलोमीटर नीचे धरती में। तो ये याद रखने योग्य बात है। अब बात करते हैं आगे। ये जो है अटलांटिक महासागर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा है। तो ये एस की तरह है, ऐसे जो है अटलांटिक महासागर है, वो आपको नक्शे में बताऊंगा कहाँ पर कैसे है, ठीक। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है, इसके पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका बसे हुए हैं। तो ये याद रखने हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में महासागर लगभग त्रिभुजाकार हैं, ठीक है। और उत्तर में एशिया, पश्चिम अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल की। तो वायुमंडल, हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर से जो है गैस एक परत से घिरी हुई है, ठीक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। अब वायुमंडल के भी दोस्तों, वायुमंडल में भी 5 प्रकार के और जो है सबमंडल एक तरह से होते हैं। तो उनको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और जो है बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इनकी हाइट जो है आप और एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 0 से 14 किलोमीटर की दूरी पे, 11 किलोमीटर की दूरी पे जो है इसकी हर जो है उसमें अलग अलग दी होती है, हर एक कंटेंट में अलग अलग देता है। लेकिन एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं और बड़ी किताबों को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लोग एनसीईआरटी को ही करते हैं। तो कितने इसकी हाइट जरूर नाप लें कि कितने जो किलोमीटर पे समताप मंडल होता है, कितने किलोमीटर पे मध्य मंडल, कितनी ऊंचाई पे जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल कितनी ऊंचाई पे। और एक चीज़ याद रखें, क्षोभ मंडल जो है ये इसकी कार्यविधि क्या होती है, समताप मंडल किस लिए होता है, ये जो मध्य मंडल किस लिए होता है, आयन मंडल किस लिए, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देर ना करते हुए। क्षोभ मंडल जो है, इससे जो है मौसमी घटनाएं जो होती हैं वो सब कहाँ घटनी है, वो सब क्षोभ मंडल में घटती हैं। और हमारे जो जहाज वगैरह उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। मध्य मंडल में दोस्तों हम जो यहाँ से रॉकेट वगैरह जो जाते हैं हमारे, वो सब मध्य मंडल के बीच में जाते हैं। मध्य मंडल और जो है हम सैटेलाइट वगैरह सेट करते हैं वो मध्य मंडल और जो हम यहाँ से जो रॉकेट वगैरह भेजते हैं वो कहाँ से जाते हैं, मध्य मंडल से। और आयन मंडल जो है और बहिर्मंडल, इन दोनों के बीच में हमारे सैटेलाइट सेट होते हैं। जो पृथ्वी घूमती है तो ये जो है अपने हिसाब से सेट होते हैं वहीं पे, ठीक। रडार के माध्यम से इनको सेट किया जाता है। तो अब जो है दोस्तों बात करते हैं, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की परतों से जो घिरी हुई है। तो ये तो आपको पता ही है, तो इसमें जो है कोई नई बात है नहीं, वो मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दी थी, सारी चीज़ें बता दी हैं। तो कौन कौन सी गैस होती हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। और दोस्तों साफ़ और शुष्क हवा 99% भाग है, और जो है नाइट्रोजन 78% मैंने बताया था आपको, ऑक्सीजन 21% और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन वगैरह ये बहुत कम मात्रा में होती हैं। और सबसे कम मात्रा में नीचे जो है ऑर्गन ही शायद पाई जाती है मेरे हिसाब से। और आप फैक्चुअल फैक्ट के साथ जो है आगे आपको एनसीईआरटी में मैं बताऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। तो अभी एनसीईआरटी के बेस पे जितना ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अगर बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको कम समय में गुड कंटेंट चाहिए जो आपको जो है ज़रूरत है। तो दोस्तों ये जो है आपको इसमें एक चित्र है, इसमें सारी चीज़ दिखाई गई है। जैसे आपको जो है ये वायुमंडल, स्थलमंडल ये है, वायुमंडल ये है और जलमंडल ये है। तो जलमंडल से रिलेटेड चीज़ें जो है इसमें बताई गई हैं। देखो पंछी उड़ रहे हैं, पंछियों का जीवन वायुमंडल में है
और जो है जलमंडल में जो है क्या है, मछलियों का जीवन है, और स्थलमंडल में लोग, हम तुम, पेड़ पौधे, ये सब रहा करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैव मंडल है, इसको सबको मिला के क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। ठीक, तो अब तापमान घटता बढ़ता है, वो सारी चीज़ें उसमें देखो दी गई हैं, आप देख सकते हैं। अब जीव मंडल की बात करते हैं। जीव मंडल, स्थल मंडल, जल, हवा, तीनों चीज़ जो सीमित होती हैं, सीमित भाग है, उसको ही जैव मंडल कहा जाता है। जीवन मौजूद है जहाँ पर, वही जैव मंडल है एक तरह से। ठीक है, तो ये जो है आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है पानी में चारों तरफ से घिरा हुआ भाग है। झीला, नदियाँ दूषित प्रवाहित होने व उनका जल मानव की इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, अगर आप कहीं से इस चैप्टर को पढ़ते तो आपको बहुत टाइम लग जाता, लेकिन मैंने आपका चैप्टर जो है 25 मिनट में कंप्लीट करवा के रख दिया है। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी, चिन्हित भी करी है, आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अभी एक बार रिवाइज और करवा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है, अब जैसे अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस किसी की भी, तो अगर आप आंसर लिखना चाहते हैं तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है, और पढ़ने के बाद फिर दोस्तों ये क्वेश्चंस जो होते हैं इनको जो है लिखा जाता है। अगर आप इनको सबसे पहले ना, जो लर्नर होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं तैयारी, तो सबसे पहले जो है इन्हीं चीज़ों को लिखवाया जाता है। और ये चीज़ें दोस्तों कोचिंग माफिया इन्हीं चीज़ों को करने के लिए जो है बहुत सारे पैसे आपसे ठग लेते हैं, ऐंठ लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप चीज़ें फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। अगर आपको कैसी भी रिक्वायरमेंट होगी, आपकी रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और आगे जाकर हम आपको एक नंबर लॉन्च करने वाले हैं, उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे शेयर कर पाएंगे। हालांकि मैं भी जो है अभी इसी तैयारी में ही लगा हुआ हूँ, आप जैसा भाई दोस्त हूँ, तो आप जैसा भी समझें। तो कोई बहुत बड़ी हम वो नहीं है, तोप नहीं है, यही है, आप जिस रास्ते पर चलने वाले हैं हम उस रास्ते से गुजर चुके हैं, और अभी जो है मेंस इंटरव्यू के लिए बिल्कुल कंप्लीट हैं। तो दोस्तों लगे हुए लाइन में। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद में ये सारा रिवीजन करना है, यही आपके लिए काम है। इसमें ये होमवर्क है आपका, ये आप रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक, और जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो है मैं आपसे विदा लूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।